तो भाई ये सवाल रिपीट हो रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सवाल आप एक बार जरूर देख कर जाओ, ठीक है। तो सारे जो है करेंट अफेयर्स भी है, और जो सवाल यानी कि जो मैंने प्रीवियस ईयर अभी कराया, ठीक है, दिसंबर में। तो जो साइंस के भी रिपीट हुए हैं बार बार, उसको लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि जुलाई 2025 में भारत इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन है, ठीक है। तो अवलोकन मिशन कौन सा था, तो सबसे पहले देखते हैं पूरा डिटेल से कि जुलाई 2025 में इसरो और नासा के एक संयुक्त अवलोकन, जिसे हम निसार के रूप में जानते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्च हुआ था नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के द्वारा जो है लॉन्च हुआ था, और पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग करता है और पर्यावरण कृषि पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो ये आप जो है याद रखना कि किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है, कौन सा व्हीकल था। तो GSLV F-16 विशेषता यह है कि यह एल बैंड और एस बैंड रडार का उपयोग करने वाला यह पहला मिशन था जो बादलों और रात के दौरान भी डेटा प्रदान करते रहता है। NTPC UG 2000 मतलब कि NTPC UG क्वेश्चन है में इससे जो है सवाल पूछा था, ठीक है, कि 2025 में लॉन्च किया गया इसरो का कौन सा मिशन भारत के सभी मौसम में दिन और रात पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य से ऊपर भेजा गया है। तो यानी कि EOS-9, जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है, भारत को सभी मौसम में दिन और रात पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा जो है 2025 में लॉन्च में EOS-09 का उद्देश्य था कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे अनुप्रयोग के लिए जो है बेहतर इमेजिंग और निगरानी करने की क्षमताएं जो है प्रदान किया गया था। और ये उन्नत सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करता है, जो कि बादलों के माध्यम से और रात के मतलब माध्यम से रात के दौरान इमेजिंग की अनुमति देता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, EOS-09, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण 7 था, लेकिन टोटल जो कुल पुरस्कार मिला गया पद्म पुरस्कार 139 था, जिसमें पद्म भूषण 19 था, पद्म विभूषण अभी आपने बताया 7 था, पद्मश्री 113 था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर एस महेंद्र देव को जो है वह मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान यानी कि जिसे IGIDR के निदेशक के कुलपति रह चुके थे। और वह जो है किनके अध्यक्ष मतलब सीट लिया है, तो सुमन बेरी, ठीक है। और जो विवेक देवराव की मृत्यु के बाद जो अतिरिक्त प्रभार जो पद संभाल रहे थे, कौन, सुमन बेरी, अब कौन बनेंगे, प्रोफेसर महादेव, ठीक है। अगला सवाल था, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 1977 में से क्या दिया था, मान्यता दिया था। और 2025 की थीम था कि राइट इक्वलिटी, यानी कि फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत को किला के नाम से भी जो प्रसिद्ध सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 मार्च। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार, ठीक है, कि मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणियों में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है, जब बल्कि यह एक व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें कि विशिष्ट श्रेणियों में सभी खेल शामिल होते हैं। तो देखो भाई, लॉरेंस पुरस्कार जो है किसी खेल के विशेष के लिए नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ियों को जो है यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे सार्वभौमिक श्रेणी के सभी खेलों के एथलीटों को नामांकित किया जाता है। नामांकन में जो हो जाता है श्रेणियों में फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स, फार्मूला 1, बास्केटबॉल जैसे खिलाड़ी
नामांकित होते हैं। क्रिकेट एक टीम आधारित और कुछ हद तक भौगोलिक रूप से सीमित खेल है। हालांकि एक क्रिकेटर को कभी कभी मुख्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है, जैसे कि कपिल देव को 2004 में किया जा चुका है कि टीम ऑफ द ईयर मिल सकता है, लेकिन यह टेनिस या फुटबॉल की तरह मुख्य व्यक्तिगत श्रेणी में नियमित रूप से जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे एथलीट्स हो जाना चाहिए। ठीक है, एथलीट्स। अगला सवाल है, इंद्रधनुष का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश के किन घटनाओं के कारण होता है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के 3 संयुक्त परिणामों का परिणाम है, जो बारिश की बूंदों के भीतर होती है। जब सूर्य का प्रकाश हवा से पानी की बूंद में प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है। ठीक है भाई। निलंबन। अगला सवाल है कि निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो देखो, निलंबन होता है सस्पेंशन। यह एक हेटेरोजेनस यानी कि विसमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस के कण द्रव में जो है पूरी तरह नहीं घुल पाता है, और यह हम अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं। जिस तरह से आप मिट्टी को पानी में मिला दो तो पूरा दिखेगा, तो ये क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। तो ये किस तरह से अलग होगा भाई सस्पेंशन? तो देखो, यह यानी कि 1,000 nm से अधिक होता है, इसलिए यह फिल्टर पेपर के छिद्रों से गुजर नहीं पाता है, और इसे फिल्टर पेपर पर ऊपर ही छान लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं, और निस्तारण द्वारा भी अलग किया जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से इसे स्पष्ट करने के लिए फिल्ट्रेशन सबसे प्रभावी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? निस्पंदन दिया है। ठीक है, छानना, फिल्ट्रेशन। सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातु यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को उनके अयस्कों या लवणों से किस प्रकार द्वारा अलग किया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, जिनका ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के प्रति आकर्षण जो होता है बहुत अधिक होता है। प्रक्रिया इसमें जो कार्बन और मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके जो है इसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो है ये धातुएं कार्बन की तुलना में अधिक अपचयिक होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और विद्युत अपघटन, इसलिए इन्हें गलित यानी कि मोल्टेन क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिजली प्रवाहित होने पर यह शुद्ध यानी कि शुद्ध कैथोड यानी कि ऋण ध्रुव पर जमा हो जाता है। समझो कि ये सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल सीरीज है। ठीक है, और ये कार्बन, ठीक है, यानी कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है अलग नहीं किया जा सकता है गर्म करके। ठीक है, क्यों ऐसा भाई? क्योंकि यह जो है रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि शक्तिशाली अपचायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ अपचयन हो जाएगा। एक डायोप्टर के को शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? बताओ। तो P बराबर क्या होता है? 1/f, और ये P अर्थात यानी कि F बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा। 1/1 कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अगला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लीग में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354/5 के विशाल स्कोर से हराया है? तो देखो, इंग्लैंड ने का स्कोर खड़ा किया जोश इंग्लिश के यादगार सेंचुरी के बदौलत। भाई ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट, ठीक है, इतिहास रचा, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि सभी आईसीसी इवेंट में सबसे बड़ा सफल चेंज भी किया है। ठीक है भाई, तो ये इंग्लैंड हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उत्प्लावक बल जो है मैग्नेटिक और बॉयंट फोर्स किस पर निर्भर करता है? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। देखो, उत्प्लावक बल घनत्व पर निर्भर करता है जब किसी तरल को डुबोया जाता है। ठीक है, क्या ये मिट क्यों नहीं रहा है? जब किसी वस्तु को तरल यानी कि लिक्विड में, पानी में, जल में डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, और जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल के रूप में जाना जाता है। वस्तु के शीर्ष तुलना में वस्तु के तल पर दबाव अधिक होता है, क्योंकि दबाव जो है गहराई के साथ क्या होता है? बढ़ते जाता है। आप जितना उसको प्रेशर करोगे पानी में उतना नीचे जाता जाएगा, और वस्तु पर कार्य करने वाले इन बलों को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। तरल पदार्थ द्वारा डाला गया
ऊपरी दबाव किसी तरल पदार्थ के घनत्व पर ही निर्भर करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर पी जी भी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पी क्या है, धनत्व पदार्थ का, और भी क्या है, जो विस्थापित हुआ द्रव का आयतन। ठीक है भाई। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो भाई ये 2024 से भी पीछे यानी कि 20 से भी पहले जो पूछ रहा है, ठीक है, 16 वाले। तो देखो भाई, सबसे पहले कि ये जो टोक्यो में 2020 में हुआ था, जिसमें कि 7 मेडल आए, जिसमें कि गोल्ड था किसका, नीरज चोपड़ा का। सिल्वर था मीराबाई चानू का, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और एक और था रवि कुमार दहिया, जो कि रेसलिंग से थे। और ये 4 जो थे आए थे ब्रॉन्ज से, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन, लोवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, मेंस हॉकी टीम बजरंग पुनिया रेसलिंग से। ठीक है, अब ये तो हुआ 2020 वाले। अब 2016 वाले देख लो, रियो डी जेनरियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ठीक है, जिसमें कुल 2 पदक जीते थे। ये दोनों पदक क्या थे, सिल्वर थे, जिसमें एक था पीवी सिंधु का, ठीक है, और पीवी सिंधु ने फिर से ब्रॉन्ज लिया था 2020 में। ठीक है, तो लगातार 2 यानी कि कंजुगेट ओलंपिक में रजत यानी कि पदक जो मिला पीवी सिंधु को। फाइनल में स्पेन के कैरोलिना मारिन से हार गई। साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता था, ठीक है, उस समय का। अच्छा, अब ये जो है 2020 वाले भी डिस्कस कर 24 वाले भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है भाई। अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में कुल 23 स्वर्ण पदक जो है जीत चुका है, ठीक है भाई। तो ये माइकल फेल्प्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइकल फेल्प्स। अगला सवाल क्या करा है, इंडिया का रैंक क्या है फर्स्ट एशियन गेम्स में, ठीक है। तो पहला एशियाई खेल हुआ था कब, 1951 में। और भारत जो था दूसरे स्थान पर था, और जापान जो था फर्स्ट स्थान पर था, ठीक है। और भारत ने कुल 51 पदक, जिसमें कि 15 स्वर्ण था, 16 रजत था, और 20 कांस्य पदक था। अब इसका बात चला है तो 2023 वाले एशियन गेम्स जो हुआ था हांग चाओ यानी कि चीन में हुआ था। यह कैमा संस्करण था, तो 2023 वाला जो था 19वां संस्करण था। और भारत ने कुल इसमें 107 पदक जीता, जिसमें कि गोल्ड कितना था भाई, 28 था। रजत कितना था, ब्रॉन्ज यानी कि 38। और सिल्वर कितना था, तो कह सकते हैं 41। सिल्वर था 38, ठीक है, ब्रॉन्ज था कितना, 41। समझ में आ गया। और चौथा स्थान था भारत का। अच्छा, ये जो प्रमुख मेजबान देश और शहर थे, सबसे ज़्यादा बार जो है 4 बार, ठीक है, थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में हुआ था। एक हुआ था 1966, 70, 78, 98। जापान में 3 बार हुआ है, ठीक है। और चीन में 3 बार, दक्षिण कोरिया में 3 बार, भारत में 2 बार। एक हुआ था 1951 में, और दूसरा हुआ था 1982 में। बस। अन्य प्रमुख खेल के बारे में जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है पीडीएफ में हम डला देंगे, ठीक है भाई, पीडीएफ में। और आप जो है लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे, ठीक है, वो नीचे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करो और नीचे पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, आपको सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि आईएएफ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखो, स्थापना तो स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्वीडन। अब ये जो स्थापना स्टॉकहोम में हुआ था, कब हुआ था भाई, तो 17 जुलाई 1912 को। और वर्तमान में अभी जो है ये वर्ल्ड एथलीट्स इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मोनाको, ठीक है, मोनाको। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड एथलीट्स सेबेस्टियन को भारत में, ठीक है, भारत एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई बहादुर सिंह सागू, ठीक है, बहादुर सिंह सागू। स्थापना 1946 में प्रोफेसर जेडी सेंगे और महाराजा यदविंदर सिंह के पहल पर हुआ था, किसकी, एएफआई के, ठीक है। तो एएफआई किससे यानी कि आईएएफ से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने पूछा है कि एथलीट फेडरेशन फाउंडेड स्टॉकहोम हो जाएगा, ठीक है। क्या पता अगला शिफ्ट में पूछ जाए तो 1912 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी पार्ट से टच करना नियम के अनुसार मना है। तो जब आप फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी को देखते होंगे, ठीक है, मेसी, रोनाल्डो, तो जब मतलब कौन सा बॉडी टच में टच हो जाता है, ठीक है, पार्ट में, तो वो क्या होता है कि फाउल हो जाता है, बताओ।
तो फुटबॉल जो है खिलाड़ी गेंद को पैर, सिर, छाती, जांग आदि से खेल सकता है, लेकिन जब हाथ या फिर हाथ का कोई हैंड आर्म से गेंद को छूना नियमों के क्या है भाई विरुद्ध है। केवल गोलकीपर अपने पेनाल्टी एरिया के अंदर हाथ से जो है गेंद को रोक सकता है, पकड़ सकता है। अब इसमें जो है सवाल क्या रिलेटेड आएगा कि फुटबॉल शब्द से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल में आ जाएगा सबसे पहले ड्रिबल, ठीक है, ड्रिबल होता है, ऑफ साइड गोल्ड होता है, पेनाल्टी किक होता है, फ्री किक, कॉर्नर किक, हैट्रिक, फाउल, टैकल, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड हेडर, बाईसाइकिल किक और थ्रो इन। ठीक है, तो ये सब जो है फुटबॉल के जो है की वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, आपको रिलेटेड पूछ सकता है। करें कि यानी कि महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था। महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था। तो महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को 1932 के लॉस एंजलिस जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है भाई, ये शामिल किया गया था। तो कब हो जाएगा 1932, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा की मतलब दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, ठीक है, तो उस राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भाई तीन तीन शासन यानी कि जो है राष्ट्रपति यानी कि शासन लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है 365 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 356 जो है 360 जो है वित्तीय आपातकाल है, ठीक है भाई, और 356 352 जो है वो कब लगता है राष्ट्रपति शासन, जब कोई वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो, ठीक है, या फिर मतलब कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है, दुर्घटना राज्य संभाल नहीं पा रहा है तो वो भी हो सकता है, ठीक है, 352। किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो एक सीटवां यानी कि संशोधन हुआ था 1988 में हुआ था, और यह 21 से जो पहले 21 था अब मतलब मतदान करने की आयु जो है 18 कर दिया गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मतलब फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट लिया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कंट्री विच कंट्री मतलब कौन से कंट्री से लिया गया है। तो ये जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है, ठीक है, बेमार बेमार बोल सकते हो, ठीक है। ये अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से कहा गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है, मतलब कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म नहीं है। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में लिखित संविधान है, सभी बात है। शक्तियों का केंद्र राज्य के बीच जो है विभाजन है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची इस तरह से शामिल है। और ये जो है संवर्ती सूची कौन से आर्टिकल यानी कि सूची में है भाई, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है जो संविधान के सर्वोच्च सुनिश्चित करती है। तो आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे लिखित संविधान। शक्तियों का विभाजन है, सिंगल सिटीजनशिप है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अब वीटो, कानून मसौदा, संदेश भेजना। देखो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 जो है संसद को संदेश भेजना संबोधित करना अनुच्छेद 86-87 और वीटो शक्ति यानी कि जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं जैसी शक्तियां प्राप्त है। यानी कि प्रधानमंत्री भी बना सकता है, मैसेज भी भेज सकता है, वीटो भी पार सकता है, लेकिन कानून का मसौदा तैयार करना ये किसका अधिकार है, तो सांसद का अधिकार है। किसका, सांसद का अधिकार है। आर्टिकल के द्वारा, तो 107 और 108 आर्टिकल के द्वारा, ठीक है भाई। अब अध्यादेश कब जारी कर सकता है, मतलब कौन से अनुच्छेद के अनुसार, तो 123। अच्छा, ये राज्यपाल अध्यादेश कब कैसे जारी करेगा, तो इसको 3231 कर दो, ठीक है भाई, यही होता है ना 231। हाँ, अगला सवाल है, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। और उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को जो है पहला राज्य स्तर पर इसे लागू कर दिया गया है, ठीक है। बीएनएस के अनुसार किस रियल अपराधी माना जाता है, मतलब किसे जो है
तो देखो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सभी व्यक्ति जो कोई भी अपराध को अंजाम देने में और किसी भी तरह से शामिल है उसे जो है अपराधी माना जा सकता है। जैसे कि आपने कोई क्राइम किया, कमिट किया और आपके साथी भी आपके साथ थे तो उसको भी जो है साथ साथ जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सिर्फ अपराध करता है, जो अपराध में शामिल भी होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें उन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? भाई कौन से आईएएस ऑफिसर थे 1989 महाराष्ट्र कैडर के जिन्हें अभी लैंड रिसोर्स सेक्रेटरी बनाया गया है? तो मनोज जोशी, मनोज जोशी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY का मुख्य लक्ष्य है वित्तीय समावेशन। इसका काम ये हर परिवार को कम से कम एक बचत बैंक खाता यानी कि रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा 2 लाख और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हर परिवार। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो 2025 में उत्तर प्रदेश समारोह हुआ था और उपराष्ट्रपति के साथ जो राज्यपाल थे उनका नाम बताना है। तो देखो 2025 24-26 जनवरी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुआ था। उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, ठीक है, के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। समझ में आ गया। अगला सवाल है, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? बताओ, लखपति दीदी किया है कि नहीं, है ना भाई, SHG। अगला सवाल है, नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? तो नमस्ते, ठीक है, नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मियों को किट्स और आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया है और करने वाला जो ये डॉक्टर मतलब अधिकारित मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, भाई डॉक्टर है, बताओ वीरेंद्र कुमार। अगला सवाल है, प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की और प्रथम भारतीय उपग्रह मिशन आर्यभट्ट 1975 का आधार तैयार किया। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा? इसरो, विक्रम साराभाई। अगला सवाल है, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के भी राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, अगला सवाल है, 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग अब कब हो गया था? 1 अप्रैल 2015 से ये हो गया नीति आयोग। ठीक है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44। आर्टिकल जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सवाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और जो है सारे सवालों के PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।